हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो हरियाणा जीके का न्यू बेंच लॉन्च किया था उसके अंदर हम आपको जिलेवार परिचय कराने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। जो कुरुक्षेत्र जिला है इसका प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। ये हमारे जो महाभारत काल है उससे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र से ही जुड़ा हुआ था। तो चलिए हम कुरुक्षेत्र के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? इसका टोटल क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर। जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी अस्तित्व तिथि कितनी है? तो जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी अस्तित्व तिथि है 23 जनवरी 1973 को। और ये जो अस्तित्व तिथि है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछी भी गई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर कृपया आप ध्यान दे लीजिएगा। कुरुक्षेत्र जिले की जो प्रमुख तहसील है वो है लाडवा। ठीक है, अब हम जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी जितनी भी तहसीलें हैं उन्हें पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरे डिटेल से भी हम आपको बताएंगे। तो लाडवा में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? लाडवा विद्रोह हुआ था 1945 को। और जो लाडवा विद्रोह हुआ था 1945 में इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो लाडवा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत सिंह ने किया था। और जो ये लाडवा विद्रोह है यह किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था 1945 में। जो थानेसर है, इसे थानेसर को पहले स्थानेश्वर भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरी तहसील कौन सी है? कुरुक्षेत्र की थानेसर। तीसरी तहसील है कुरुक्षेत्र की पेहोवा। पेहोवा अभिलेख मिला था जो राजा मिहिर भोज का था। ठीक है, पेहोवा में क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पेहोवा में एक अभिलेख मिला था तो वो किस राजा के शासनकाल से जुड़ा हुआ था? तो जो हमारे पेहोवा से अभिलेख मिला था वो राजा मिहिर भोज से जुड़ा हुआ था। तो ये मेन की पॉइंट है कि ये अभिलेख किस राजा से जुड़ा हुआ था। पुराने समय में पेहोवा को व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तो ये भी आ सकता है कि कुरुक्षेत्र जिले में या हरियाणा में किससे व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो जो पेहोवा है उससे व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। पेहोवा में घोड़ों का व्यापार अधिकतर किया जाता था। तो जो पेहोवा है उसमें किसका व्यापार अधिकतर किया जाता था? तो किया जाता था यह घोड़ों का। नामकरण ऐसा माना जाता है कि राजा कुरु ने ही कुरुक्षेत्र को बसाया था। तो जो कुरुक्षेत्र जिला है उसके बारे में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुरुक्षेत्र जिले का जो नाम है वो किस राजा के नाम पर पड़ा है? तो यह नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। प्रमुख युद्ध महाभारत जो कि 900 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। महाभारत के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेदव्यास है। महाभारत को पर्वों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर की पॉइंट ये बनता है कि महाभारत का युद्ध कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व में। और महाभारत का युद्ध किन के बीच में हुआ था? यह कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। हो सकता है कि ये बात आपको पता भी हो कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में, क्योंकि ये जो महाभारत है, ये जो महाकाव्य है महाभारत का, ये काफ़ी प्राचीन है और लगभग हर कोई बच्चे इसे जानता ही जानता है। इसके बारे में शायद नॉर्मली आपको पता होगा ही होगा। और महाभारत का संकलन किसने किया था? तो महाभारत का संकलन किया था महर्षि कृष्ण वेदव्यास ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। महाभारत में कितने पर्व थे? तो महाभारत में टोटल थे 18 पर्व। और महाभारत का युद्ध भी क्या था?
18 दिन चला था। तो ये जो महाभारत में 18 नाम की संख्या है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दे लीजिएगा। महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी। अभिमन्यु की हत्या अमीन गांव में हुई थी। तो ये बन सकता है कि अभिमन्यु की हत्या किस दिन हुई थी। तो अभिमन्यु की हत्या युद्ध के 13वें दिन हुई थी। और ये भी बन सकता है कि अभिमन्यु की हत्या कुरुक्षेत्र के कौन से गांव में हुई थी। तो अभिमन्यु की हत्या कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हुई थी। जो अभिमन्यु है उनके पुत्र का नाम था परीक्षित। और परीक्षित को सांप ने काटा था, उस सांप का नाम क्या था, तक्षक था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था और अभिमन्यु के पुत्र को किस सांप ने काटा था। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो की पॉइंट यहाँ पे यही है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था महाभारत में। तो दिया था उन्होंने गीता का उपदेश। और गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने ज्योतिषर सरोवर के पास बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। तो ये की पॉइंट बन सकता है कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने अर्जुन को किस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था। तो उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे और जो ज्योतिषर सरोवर है उसी के पास ही उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। कपिल ध्वज हनुमान जी का नाम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हनुमान जी का अन्य नाम क्या है। तो वो है कपिल ध्वज। और जो हनुमान जी थे वो श्री कृष्ण जी की जो ध्वजा थी उन पर विराजमान थे। भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया था। तो ये भी बन सकता है कि महाभारत युद्ध के दौरान महादेव या भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था। तो उन्होंने पाशुपात अस्त्र दिया था। महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय सुना रहा था। तो ये भी बन सकता है कि जो धृतराष्ट्र थे उन्हें महाभारत का वर्णन किसने सुनाया था। तो उन्हें महाभारत का वर्णन सुनाया था संजय ने। महाभारत का काफ़ी महत्व है हमारे जो पौराणिक चीज़ें उनमें। कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र का मुख्यालय क्या है। तो कुरुक्षेत्र का मुख्यालय है कुरुक्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ये जो प्रमुख मंदिर होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इन पर पूरा आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि मंदिरों से प्रत्येक जो प्रश्न पत्र बनता है कोई भी एग्जाम का, उसमें मंदिरों से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। तो आप इन पर ध्यान दे लीजिएगा। दुख भंजनेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र। सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र। बिड़ला मंदिर भी है कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली देवी कूप मंदिर कुरुक्षेत्र में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थानेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध श्रेश्वर महादेव मंदिर को बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। तो जो श्रेश्वर महादेव मंदिर है इसे किसने बनवाया था, बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। सरस्वती और द्वेषदती नदी के मध्य यह स्थित है। जो कुरुक्षेत्र है वो दो नदियों के मध्य में स्थित है। एक तो है सरस्वती नदी और दूसरी कौन सी नदी है, द्वेषदती नदी। इस भूमि को विभिन्न अवधियों में उत्तरवेदी, बर्मावेदी, धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है इससे अलग अलग जो भी समयकाल रहा उसमें अलग अलग नाम दिए गए थे। इनमें एक नाम है उत्तरवेदी, दूसरा है बर्मावेदी, तीसरा है कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। हालांकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक साथ ही बोले जाते हैं। जो हमारा कुरुक्षेत्र जिला है इससे वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जिला है, इसका काफ़ी पौराणिक महत्व भी है। इसका ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है।
तो जो कुरुक्षेत्र है उसका कहाँ कहाँ पर वर्णन मिलता है, तो एक ऋग्वेद में मिलता है और दूसरा यजुर्वेद में कुरुक्षेत्र जिले के बारे में का वर्णन मिलता है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती है और ये जो सरस्वती नदी है इसका बहुत ही अधिक महत्व है। कुरुक्षेत्र जिले में कुल मिलाकर 360 धार्मिक स्थल हैं। तो की पॉइंट ये है कि कुरुक्षेत्र जिले में टोटल जो धार्मिक स्थल वो कितने बनते हैं, तो जो टोटल धार्मिक स्थल वो कितने बनते हैं, टोटल 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र जिले में बनते हैं। तो ये ध्यान दे लीजिएगा। प्रसिद्ध प्राचीन नगर थानेसर कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। यह उन प्रसिद्ध नगरों में से है जिन्हें प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि जो थानेसर है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके बारे में काफ़ी डीपली पूछा जा सकता है, क्योंकि यह एक समय में जो भारत के महान राजा थे उनकी ये राजधानी हुआ करता था। तो जो कुरुक्षेत्र के थानेसर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे राजधानी होने का गौरव प्राप्त है प्राचीन काल में। थानेसर जो है वो वर्धन वंश की राजधानी हुआ करता था और वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति वर्धन। और ये जो वर्धन वंश था उस समय का सबसे शक्तिशाली वंश था, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्धन वंश है इसे अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, तो वो अन्य नाम है पुष्यभूति वंश। इसे वर्धन वंश कह लीजिए या पुष्यभूति वंश कह लीजिए। थानेश्वर शिव मंदिर की स्थापना भी पुष्यभूति वर्धन ने करवाई थी। जो थानेश्वर शिव मंदिर है कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना किसने करवाई थी, पुष्यभूति वर्धन ने थानेश्वर शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। थानेश्वर शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जो कि सदाशिव राव भाऊ मराठा ने करवाया था। जो वर्धन वंश है उनका सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन थे यह उस समय के मान सकते हो कि आप एक चक्रवर्ती राजा है उन्हीं की तरह ही थे, ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। प्रभाकर वर्धन जो थे इनके टोटल कितने बच्चे थे, इनके टोटल 3 बच्चे थे। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चों के नाम है राजश्री, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ये जो हर्षवर्धन है ये काफ़ी उस समय के शक्तिशाली राजा रहे हैं, और जो हर्षवर्धन है इनका प्राचीन जो काल है इतिहास में हमारे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। राजा हर्षवर्धन का जन्म जो हुआ था 590 ईस्वी में हुआ था। महाराजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। तो ये समय काल पूछा जा सकता है। 629 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये जो क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीट होता है, वो ये क्वेश्चन है कि जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ह्वेनसांग। और यह किस सन में हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो यह हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आया था। इनकी प्रमुख रचना है सीयूक की। ये जो सीयूक की है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है ह्वेनसांग की। जो ह्वेनसांग है इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। ये नाम है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है जो ह्वेनसांग है इसे, और इसे आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जो हमारा ह्वेनसांग जो थे, जो हमारे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आए थे, तो इन जो ह्वेनसांग है उनको अन्य नामों से पुकार, जैसे इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, सीयूक की। तो ये जो तीनों हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो इन्हें पूरी तरह से आप ध्यान दे लीजिएगा। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है और किसी भी एग्ज़ाम में बन सकता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में यह 634 से लेकर के 644 ईस्वी तक रहा था। राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था
तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजा हर्षवर्धन थे उनका दरबारी कवि कौन था। तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। 634-35 ईस्वी के युद्ध में राजा हर्षवर्धन को दक्षिण के राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उन्हें, क्योंकि राजा हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा थे, तो लगभग जो भी युद्ध वो करते थे वो जीत जाते थे। उन्हें प्रथम के भी किसी राजा ने हराया था, तो वो थे दक्षिण के नरेश पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि राजा हर्षवर्धन को जो 634 और 35 ईस्वी के दौरान जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर किस राजा ने हराया था। तो वो थे दक्षिण के राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु किस सन में हुई थी। तो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। बौद्धों तथा जैन साहित्य में थानेश्वर को थुण अथवा थुणा ग्राम नाम से उल्लेख मिलता है। तो जो थानेश्वर हमारा जो थानेश्वर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि जो ये थानेश्वर है, एक तो इससे क्या है कि प्राचीन काल की जो राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इससे हमारा इतिहास काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो इस थानेश्वर को से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि थानेश्वर का पुराना नाम क्या था। तो थानेश्वर जो था इसका पुराना नाम था थुण या फिर थुणा ग्राम। आईने अकबरी के अनुसार कश्मी का नाम थानेश्वर था और इसके निकट स्थित सरोवर था कुरुक्षेत्र। ठीक है, यह वास्तुकला और संगमरमर की नक्काशी के बेहतरीन नमूने हैं। इनमें से प्रमुख है शेख चिश्ती के मकबरे के एक मस्जिद, जो अपनी छतों और गुंबदों पर पीले और नीले रंग की टाइलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो ये शेख चिल्ली के मकबरा है, यह कुरुक्षेत्र में महत्वपूर्ण मकबरा है। जब भी कोई क्वेश्चन अगर मकबरे से बनता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शेख चिश्ती की जो मकबरा है वो कहाँ पर है। तो यह शेख चिश्ती का मकबरा है कुरुक्षेत्र में। और जो शेख चिश्ती का मकबरा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो शेख चिश्ती का मकबरा है तो वो अपनी नीली और पीले रंग की टाइलों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उनकी छतों में और गुंबदों में लगी हुई है। यह वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण माना जा सकता है। भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र आर्य संस्कृति का प्रधान केंद्र रही है। जो हमारी आर्य संस्कृति थी उसका जो उस समय यह प्रधान केंद्र रहा है कुरुक्षेत्र। इसी के तट पर महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेदों, उपनिषदों और पुराणों का प्रादुर्भाव भी यहीं पर हुआ था। जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो महाकाव्य महाभारत है, इन सब की रचना इस पवित्र स्थली कुरुक्षेत्र में ही की गई है। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। प्रेरणादायक उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया गया था। इसी कारण से भारत के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। जितने भी भारत में प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं उनमें से कुरुक्षेत्र को प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर बहुत से जो अशक्त होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, वो इस आशा से आते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ करने से उनके रोग वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। प्राचीन काल से कुरुक्षेत्र को पूरे भारत में देश में लाखों हिंदुओं की महान तीर्थ यात्रा का आरंभिक बिंदु माना जाता है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत का युद्ध स्थल अथवा भागवत गीता के जन्म स्थान के रूप में देखा है। कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। तो जो ज्योतिषर सरोवर है उसके निकट जो एक कृष्ण अर्जुन रथ बना हुआ है उसे किसने बनवाया था। उसे बनवाया था कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। कुरुक्षेत्र धार्मिक हरियाणा प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थान है। तो जो हरियाणा प्रदेश है उसका प्रमुख धार्मिक स्थान कौन सा है, कुरुक्षेत्र।
जहां पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश भर के लाखों श्रद्धालु स्नान करने, धर्मानुष्ठान करने के लिए आते रहते हैं ताकि उनके जो रोग हैं, जो भी पीड़ा है वो उनसे मुक्त हो सके। तो ये लोगों की अलग अलग अपनी राय होती है और अलग अलग उनका विश्वास होता है, तो वो जो धार्मिक स्थल है उनकी यात्राएं अक्सर करते रहते हैं। महाभारत से पूर्व कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो महाभारत का युद्ध था उससे पहले भी जो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी वो कितनी राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी? तो 10 राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। कुरुक्षेत्र जिले में वाल्मीकि आश्रम वह धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। तो ये यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि बाबा लक्ष्मण गिरी जी महाराज थे, उन्होंने जीवित समाधि किस स्थान पर ली थी? कुरुक्षेत्र जिले में। तो उन्होंने वाल्मीकि आश्रम पर जीवित समाधि ले ली थी। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने महाकाव्य कुरुक्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध की याद को ताज़ा किया। यह भारत के संति पर्व से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दे लीजिएगा कि यह महाभारत की कौन से पर्व से संबंधित है? संति पर्व से। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि जो कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित है? तो कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला जो है वो कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर? थानेश्वर में है। यह जिला कृषि की दृष्टि से एक प्रसिद्ध जिला है। कुरुक्षेत्र को करनाल व कैथल जिले के साथ राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा यह बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो कुरुक्षेत्र जिला है वह कौन से चावल के लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए। और जो कुरुक्षेत्र जिला है इससे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल इन तीनों जिलों को अगर मिला लिया जाए तो इन तीनों जिलों को भारत के अंदर राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। जो कुरुक्षेत्र का जो लाडवा है उसमें एशिया की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है? तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र की शाहाबाद में सरकारी चीनी मिल स्थित है। इस मिल को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए देश की सभी सहकारी मिलों में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। जो कुरुक्षेत्र की शाहाबाद सरकारी चीनी मिल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो शाहाबाद की सरकारी चीनी मिल है वो कहाँ पर स्थित है? वो है कुरुक्षेत्र में। उससे और कौन सा पुरस्कार मिला? तो उससे जो जितनी भी सहकारी चीनी मिले तो इसमें प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। और जो कुरुक्षेत्र है यहाँ भारत की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। और जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1956 में। अब हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र की जो धरोहर है उसके बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में निर्मित केंद्र जहाँ से हरियाणा की परंपराएं व संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। कुरुक्षेत्र जिला इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध पार्क है निम्नलिखित हैं कि पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क तथा तपोवन पार्क। तो ये जो पार्क है इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तपोवन पार्क कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? तो यह है कुरुक्षेत्र में। और ये भी बन सकता है कि जो हर्षवर्धन पार्क है या तपोवन पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये तीनों पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क और तपोवन पार्क। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय को स्थापना में पंडित स्थाणुदास शर्मा का योगदान सर्वाधिक रहा और यह कुरुक्षेत्र से संबंध रखते थे। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उसमें एक क्या है? हस्तलिखित संग्रहालय है। तो ये की पॉइंट बन सकता है कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय है उसको स्थापना में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा था? तो वो था पंडित स्थाणुदास शर्मा का।
कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र यहाँ एक विश्व स्तरीय पैनोरमा है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रत्येक एपिसोड को वैज्ञानिक कारणों से संबंधित बताया गया है। तो जो कुरुक्षेत्र है उसमें क्या है कि विश्व स्तरीय पैनोरमा बनाया गया। तो उस विश्व स्तरीय पैनोरमा में क्या दिखाया गया है कि जो भी महाभारत युद्ध में जो भी युद्ध के में जो इतने भी एपिसोड हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी, उन सभी को वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र है वहाँ पर महाभारत युद्ध के एपिसोड को किन कारणों से संबंधित बताया गया, तो वो है वैज्ञानिक कारणों से संबंधित बताया गया है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, जो कल्पना चावला प्लेनेटेरियम है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। तो ये जो कल्पना चावला प्लेनेटेरियम है वह है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और यह किस लिए बनाया गया था, जो कि हमारी अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला थी उनकी याद में ही इस प्लेनेटेरियम को बनाया गया है। तो मेन तो इसमें यही बनता है कि जो ये कल्पना चावला प्लेनेटेरियम है यह किस जिले में स्थित है, तो यह है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। बाकी आप लगभग शायद कल्पना चावला के बारे में तो सभी जानते ही जानते हैं क्योंकि यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी भारत की तरफ से। कुरुक्षेत्र महोत्सव, यह महोत्सव दिसंबर मास में कुरुक्षेत्र शहर में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव श्री भागवत गीता के प्रणयन की वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है। जो कुरुक्षेत्र महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र महोत्सव जो है दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, यह श्री भागवत गीता के प्रणयन जो हुआ था उसकी वर्षगांठ में यह कुरुक्षेत्र महोत्सव बनाया जाता है। इस महोत्सव में श्रद्धालु पवित्र ब्रह्म सरोवर व शनित सरोवर में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ श्लोका गायन का आयोजन भी होता है। तो ये बन सकता है कि यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया जाता है कुरुक्षेत्र महोत्सव में। तो जो कुरुक्षेत्र महोत्सव है उसमें श्लोका गायन का आयोजन किया जाता है। और जो ये कुरुक्षेत्र महोत्सव है इस दौरान जो लोग जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं वह ब्रह्म सरोवर में शनित सरोवर में स्नान करके अपने पुण्य को अर्जन करती हैं। ये उनका आस्था है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ये हर किसी की अलग अलग रास्ता होती है। सन 1911 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और यह कब की गई थी, तो यह की गई थी सन 1911 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वारा प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये की पॉइंट है कि जो महाभारत है तो वह संसार का कौन से नंबर का महाकाव्य है, तो वह है प्रथम नंबर का महाकाव्य है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी हैं। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो महाभारत का दूसरा नाम या तो जय संहिता है या फिर इसे हम सप्तसहस्त्री संहिता भी कह सकते हैं। इन्हें हम दोनों नामों से पुकारा जा सकता है, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान दे लीजिएगा कि जो महाभारत महाकाव्य है इसके अन्य दो नाम भी, एक है जय संहिता, दूसरा है सप्तसहस्त्री संहिता। इसका संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र उसमें किसका निर्माण प्रस्तावित है, गीता ज्ञान संस्थान का। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध स्थल है पेहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में ही स्थित है। इसे हरियाणा का गया भी कहा जाता है। यहाँ पिंडदान करने से गया यानी कि जो बिहार के गया है उसके समान ही पुण्य मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कौन से ज़िले में पिंडदान किया जाता है, तो यह कुरुक्षेत्र ज़िले में किया जाता है। और कुरुक्षेत्र ज़िले के कौन से स्थान पर किया जाता है, पेहोवा को। या फिर ये भी बन सकता है कि जो पेहोवा है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पेहोवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बिहार की गया की तरह ही पिंडदान किया जाता है। कुरुक्षेत्र के जितने भी पर्यटन स्थल है, जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है वो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी।
और ये जो पर्यटन स्थल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ध्यान दे लीजिए। नील क्रांति पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कृष्णा डैम पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और पैराकीट कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के पीपली में है। ये पैराकीट तो काफ़ी बार आया हुआ भी है, तो इस पर तो आप पूरा ध्यान दे लीजिएगा। हालांकि ये तीनों इम्पोर्टेंट है कि नील क्रांति, कृष्णा डैम और पैराकीट। और जो कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं वो जो तीर्थ है इम्पोर्टेंट, एक है कमलनाथ तीर्थ, प्राची तीर्थ और चंद्रकूप तीर्थ। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चंद्रकूप तीर्थ ये आया हुआ भी है पहले। तो ये कौन कौन से तीर्थ महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र जिले में? एक है कमलनाथ तीर्थ, दूसरा है प्राची तीर्थ और तीसरा है चंद्रकूप तीर्थ। ये तीनों ही तीर्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान दे लीजिएगा। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कुरुक्षेत्र में ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो है कुरुक्षेत्र जिले में। हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र जिले को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हॉकी का गढ़ हरियाणा में किसे कहा जाता है, या ये भी बन सकता है कि हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो वो होगा कुरुक्षेत्र। शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1983-84 में हुई थी। ये काफ़ी मानी हुई है। तो जो शाहबाद सरकारी चीनी मिल है इसकी स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर ये मेन बनता है कि जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो पहली बार डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी वो कौन से ज़िले में लगाई गई थी? तो वो था कुरुक्षेत्र। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा जीके को बेसिक और कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।